हेलो स्टूडेंट्स, रूल्स ऑफ कंजंक्शन पार्ट 4 के अंतर्गत हम संयोजक से संबंधित क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं उनके प्रयोग में, क्या गलतियां होती हैं, उनका शुद्ध कैसे करते हैं, इसके विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। रूल्स नंबर 19 यानी इसके पहले 18 नियम पहले वाले वीडियोस के अंतर्गत बताए जा चुके हैं। सपोज तथा इफ का साथ साथ प्रयोग होता है, नहीं होता, यानी सपोज और इफ दोनों एक साथ प्रयोग नहीं किए जाएंगे, कोई एक लगाइए। जैसे सपोज इफ द प्रिंसिपल कम्स, मान लो यदि प्रधानाचार्य आ जाते हैं, यू विल बी फाइन, तो तुम्हें अर्थदंड लगेगा। यह गलत है, इसलिए कि सपोज भी आपने लगाया और इफ भी लगाया, एक को हटाइए। सपोजिंग द प्रिंसिपल कम्स, केवल सपोजिंग द प्रिंसिपल कम्स यू विल बी फाइंड, अथवा इफ द प्रिंसिपल कम्स, सपोजिंग हटाइए तो केवल इफ लगाइए, इफ द प्रिंसिपल कम्स यू विल बी फाइंड, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं लेना चाहिए। रूल नंबर 20, एज के पश्चात सो का प्रयोग नहीं होता, केवल कामा लगा दिया जाता है, वहां सो के जगह पर कामा लगा दिया, यानी एज पहले आया हुआ है तो उसके बाद सो का प्रयोग नहीं होता, सो के स्थान पर कामा का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे एज आई एम नॉट फीलिंग वेल, चूंकि मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूं। अब देखिए यहां सो डाल दिया गया, यह गलत है। सो आई शैल नॉट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द कॉलेज, इनकरेक्ट है। चूंकि मैं स्वस्थ नहीं महसूस कर रहा हूं, इसलिए विद्यालय में उपस्थित होने में मैं अक्षम हूं। अब सो के लिए, चूंकि मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूं, इसलिए आप जानते हैं कि इंग्लिश के अंतर्गत दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए दो कंजंक्शन नहीं लगा सकते आप, इसलिए सो को हटा के केवल कामों से काम चलाइए, ये हो जाएगा एज आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो को हटा दीजिए, कामों से काम चलाइए, आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द कॉलेज। ठीक। नोट, एज के बाद सो का प्रयोग होता है कब? केवल जोर डालने के लिए, जब दबाव डालना हो तब सो का प्रयोग करेगा। अंग्रेजी जानते हैं 100% लिए तो लागू नहीं होती, कहीं न कहीं कुछ इधर उधर कर दिया जाता है। कारण सो आप लगाएंगे तो केवल एम्फेसिस करने के लिए, जोर डालने के लिए, एज यू सो, जैसा आप बोओगे सो शैल यू रीप, वैसा काटोगे तो वैसा ही काटोगे, दबाव है ना, जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे, एज यू सो शैल यू रीप, करेक्ट। रूल नंबर 21, डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के पहले दैट का प्रयोग नहीं होता है। कह रहा है कि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के पहले दैट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही सेड दैट नहीं होता है, ही सेड दैट और उसके बाद इनवर्टेड कॉमा आई विल गिव यू ए पेन, यह गलत है, होना चाहिए ही सेड, दैट नहीं प्रयोग होगा। ही सेड आई विल गिव यू ए पेन, उसने कहा कि मैं तुम्हें एक कलम दूंगा। यानी डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के पहले दैट नहीं लगाएंगे, अथवा इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के पहले, और न ही इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी डायरेक्ट से आपने इनडायरेक्ट बनाया तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आया है हु, व्हेन, ये हु, हुम, हुज, ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, प्रश्न पूछने वाले, तो वह आया हो, अथवा इंट्रोगेटिव एडवर्ब आया हुआ हो, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। सीधे समझिए कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, विच आया हो, दैट आया हो, अथवा एडवर्ब आया हो, इंट्रोगेटिव एडवर्ब व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ आए हो, तो उसके पहले भी दैट का प्रयोग नहीं होगा। समझ रहे हैं? मतलब सीधे समझिए कि डबल कंजंक्शन नहीं लगाएंगे। जब इंट्रोगेटिव में आपने क्वेश्चन वर्ड डाल दिया तो उसके पहले दैट की कोई जरूरत नहीं है। जैसे
द टीचर आस्क्ड द बॉय, अध्यापक ने लड़के से पूछा, दैट व्हाई ही वाज वीपिंग, कि वह क्यों रो रहा था। देखिए डबल कंजंक्शन हो गया, दैट भी आ गया और वाई भी आ गया। दैट की कोई जरूरत नहीं, सीधे लिखिए द टीचर आस्क्ड द बॉय व्हाई ही वाज वीपिंग, क्यों वह रो रहा था, करेक्ट है। रूल नंबर 22 सिंस का जब कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होता है, सिंस का मतलब जब चूंकि होता है कंजंक्शन के रूप में आता है, तो सिंस के पहले नहीं, गलत हो गया, मतलब क्या कहते हैं कि यह कह रहा सिंस जब कंजंक्शन के रूप में आए, संयोजक के रूप में आए, तो इसके पहले वाला जो उपवाक्य होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। यानी सिंस जब कंजंक्शन के रूप में आया है टाइम बताने के लिए, तो इसके पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट में लिखिए, बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखिए। जैसे 5 years हैव पास्ट, 5 वर्ष गुजर चुके हैं, सिंस माई फ्रेंड डैड, मेरे मित्र के मरे 5 वर्ष गुजर चुके हैं। तो देख रहे हैं सिंस के पहले जो उपवाक्य आया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और सिंस के बाद जो उपवाक्य आया है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। वो करेगा क्या, सीधे लिख देगा 5 years पास्ड, 5 वर्ष गुजर गए, और इधर लिख देगा माई फ्रेंड है डैड, उलट देगा। अब आइए बिकॉज का प्रयोग। बिकॉज कारण बताता है, रीजन। एज और सिंस भी कारण बताने के लिए आते हैं। अभी जो सिंस ऊपर देखा वो टाइमिंग के लिए आ रहा था, लेकिन करा बिकॉज कारण बताने के लिए आता है। एज और सिंस भी कारण बताने के लिए आते हैं, लेकिन प्रयोग में अंतर है। एज तथा सिंस भी कारण बताने के लिए आता है, लेकिन एज तथा सिंस का प्रयोग साधारणतया यानी सामान्यतया प्रथम उपवाक्य में होता है, यानी पहले होता है। सीधी सी बात समझिए। जबकि बिकॉज का प्रयोग दोनों के बाद वाले उपवाक्य में होता है। मान लीजिए हमको कहना है चूंकि वह बीमार है, सिंस ही इज इल, ठीक, चूंकि वह बीमार है, सिंस ही इज इल, वह विद्यालय नहीं जाएगा। अब आगे कमा कर देंगे, ही विल नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि वह बीमार है वह विद्यालय नहीं जाएगा। एज ही इज इल ही विल नॉट गो टू स्कूल, बीच में कमा हो जाएगा। यानी सिंस और एज कारण के लिए आएंगे तो पहले वाले उपवाक्य के पहले लगाएंगे, बीच में नहीं आएंगे। लेकिन कारण की अंग्रेजी बिकॉज डालेंगे तो पहले नहीं जाएगा, दोनों के बीच में रहेगा। जैसे ही विल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही इज इल, यही देखना। जैसे एज ही इज वीक, क्योंकि वह कमजोर है, ही शुड टेक रेस्ट, उसे आराम करना चाहिए। सिंस ही इज पुअर, चूंकि वह गरीब है, ही कैन नॉट बाई ए बाइसिकल, तो अब साइकिल नहीं खरीद सकता। ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है, बिकॉज ही इज इन ट्रबल, क्योंकि वह कष्ट में है। तो देखिए बिकॉज आया तो बीच में आया, कारण के लिए एज और सिंस आया तो पहले आया। रूल नंबर 24 फ्रेज सेल्डम आर एवर अर्थहीन, सेल्डम आर एवर का कोई मतलब नहीं है, अतः इनके बजाय सेल्डम आर नेवर, कभी कभी अथवा कभी नहीं का प्रयोग करना चाहिए। सच बुक्स आर मेंट फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ऐसी पुस्तकें बुद्धिमान विद्यार्थियों के लिए ही बनी है। एंड आर सेल्डम आर नेवर यूज्ड बाय द ऑर्डिनरी वंस, और इसका यदा कदा अथवा कभी नहीं साधारण विद्यार्थियों के द्वारा प्रयोग होनी चाहिए। यानी इस तरह से आप देख रहे हैं कि कंजंक्शन जो विभिन्न प्रकार के हैं उसमें प्रयोग भी विभिन्न प्रकार का है और विभिन्न प्रकार की गलतियां भी उनमें हो रही हैं।